हेलो। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 6। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है मॉडेम केबल्स एंड कनेक्टर्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है मॉडेम का अर्थ क्या है, यानी क्या होता है मॉडेम। मॉडेम मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दैट मीन्स मॉड्यूलेटर जो होता है वो मॉड्यूलेशन करता है और यानी कि कैरियर वेव पर जो ओरिजिनल वेव है वो इम्प्लांट करता है यानी चढ़ा देता है, और ये डीमॉड्यूलेटर वापस ओरिजिनल सिग्नल को प्राप्त कर लेता है ना। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, इसको कहते हैं मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीफोन लाइनों पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी टेलीफोन के माध्यम से, यानी टेलीफोन लाइन के माध्यम से अगर हम डेटा भेज सकें तो ये कितना आसान हो जाए, है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। देखो, जो वाईफाई राउटर है वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो भी डेटा है वो नहीं भेजते, वो वायरलेसली भेजते हैं, लेकिन मॉडेम जो है वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेजता है। अच्छा, मॉडेम एक जो आविष्कार बोलते हैं ना, आविष्कार आवश्यकता की जननी होता है ना। तो यही चीज़ थी मॉडेम। एक्चुअली हमारे पास जो टेलीफोन लाइंस थी वो ऑलरेडी मौजूद थी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, और हमें मॉडेम आने के कारण हमें नए तार इंटरनेट के लिए बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दैट्स वाई हमने मॉडेम को यूज़ किया और मॉडेम बनाया गया। अब इसके अंदर, मॉडेम के अंदर ही एक डीएसएल की और जो लाइन होती है, यानी ये बोल दीजिए कि डीएसएल की एक लाइट होती है ना। एक लाइट जलती रहती है, उस पर डीएसएल लिखा होता है, किन्हीं किन्हीं पे एडीएसएल लिखा होता है। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को, यानी डिजिटल सिग्नल है इसको एनालॉग में बदलने का के लिए क्या नाम है ना, उसको जो बदलते हैं उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में जब चेंज करते हैं इसको तो कहते हैं मॉड्यूलेशन, और इसके जो रिवर्स को, यानी एनालॉग से डिजिटल जब चेंज करते हैं तो इसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। ओके, तो इस तरीके से मॉडेम काम करता है। तो मॉडेम दो ही चीज़ों को मिलकर काम करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अच्छा, तो एक बात वापस बीच में मैं कह देता हूँ। एक तो मेरी अगर आवाज़ अगर धीरे, आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको फास्ट कर लें, है ना, अपने अनुसार। और दूसरी बात कि मैंने आपके लिए मेरे चैनल पे एक लास्ट वीडियो और कर दी थी, है ना, ICTSM सेकेंड ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल 3, 4 और 5, ये तीनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, जस्ट अभी किए हैं इस पे, इसलिए। अच्छा, और इस पे इसको आप जाके देख सकते हैं, और अब प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में भी इसको ऐड कर दिया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको तीनों वीडियोस मिल जाएगी, और ये जो नई वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगा। तो इस वीडियो में भी मैं टोटल मिला के 3 मॉड्यूल इसमें डाल दूँगा वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। मॉडेम में MBPS का मतलब क्या होता है? MBPS वही क्या होता है मॉडेम के अंदर? ऑब्वियसली मॉडेम की जो स्पीड होती है वही MBPS होती है, यानी मेगा बाइट्स पर सेकेंड। एक देखिए, एक और आपने बात देखी होगी कि जब भी हम इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं तो उसमें MBPS नहीं लिखकर कभी कभी एक आ जाता है यहाँ पे M, कभी कभी ये लिखा होता है MBPS, ठीक है, और कभी कभी ऐसा लिखा होता है MBPS। तो इन दोनों बी में डिफरेंस है। देखिए, इस बी को तो हम क्या कहते हैं,
बिट्स कहते हैं, और इस वाले को क्या कहेंगे हम, बाइट्स कहेंगे। ओके, तो ये बात आप ज़रा इस चीज़ में ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने भी देखो, इसने थोड़ा सा मिस्टेक लिख रखा है, इसको लिखना चाहिए था MBPS। ओके, अच्छा, और इसके अंदर अगर छोटा लिखा हुआ है तो इसका होना चाहिए था मेगा बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड होना चाहिए था, जबकि इसने ये लिखा है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड में और मेगा बाइट्स पर सेकेंड में। कौन सा डिवाइस केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन को 25 Mbps बैंडविड्थ पर प्रदान करता है? 25 Mbps कौन प्रदान करता है भाई? वो करता है मॉडेम, है ना। मॉडेम ही है जो 25 Mbps, हालांकि आपने देखा होगा मॉडेम जो है इससे भी ज़्यादा स्पीड तक दे देते हैं आजकल। तो जो लाइट वाले जो मॉडेम होते हैं, जैसे जियो फाई के जो होते हैं या जियो फाइबर के होते हैं, वो 100 से 150 Mbps तक भी दे देते हैं। ओके, इसके बाद में आता है कौन सा नेटवर्क कनेक्शन 1000 Mbps, देखा, यानी 1 Gbps की बैंडविड्थ प्रदान करता है। कौन सा कनेक्शन करता है? वो करता है गीगाबिट ईथरनेट। चूँकि ये ईथरनेट है, ईथरनेट का मतलब क्या होता है? LAN, लैन, लैन ही ईथरनेट है ना। इसमें कुछ वायर्स के द्वारा या कुछ प्रोटोकॉल्स के द्वारा इस जो है ईथरनेट की स्पीड बढ़ाई जाती है। उसमें अलग अलग प्रकार के वायर्स का यूज़ किया जाता है जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और अलग उनका प्रोटोकॉल होता है। तो इस पे क्या करते हैं, ये क्या कहलाता है? गीगाबिट ईथरनेट कहलाता है। गीगाबिट मीन्स 1 Gbps, ये बी छोटा है ना। तो गीगाबिट, देखिए बी आ गया ना, मीन्स बी छोटा। ओके, तो 1 Gbps का कनेक्शन होता है ये गीगाबिट ईथरनेट के अंदर। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में अधिकतम दोलन दर। अब दोलन दर जो है वो इंग्लिश में देखेंगे, का वर्णन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखते हैं इंग्लिश में इसको। विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम ऑसिलेशन रेट, है ना। दोलन दर यानी ऑसिलेशन रेट। तो किसका उपयोग किया जाता है ऑसिलेशन रेट के लिए? किसके लिए किया जाता है? बर्ड रेट के लिए, है ना। बर्ड दर या बर्ड रेट के लिए हम ये यूनिट यूज़ करते हैं। किसके लिए? ऑसिलेशन रेट के लिए। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन आता है किस ट्रांसमिशन मोड को स्टार्ट स्टॉप मोड के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा होता है? ये होता है एसिंक्रोनस मोड। ठीक है, दो प्रकार के मोड बता दिए, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो इसमें स्टार्ट और स्टॉप मोड जो होता है वो क्या होता है? एसिंक्रोनस मोड होता है। कौन सी ट्रांसमिशन मोड में ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही ब्लॉक का उपयोग करते हैं? अब पहले बता दो, ट्रांसमीटर वो होता है जो सिग्नल को सेंड करता है यानी भेजता है दूसरी जगह, और रिसीवर वो होता है जो सिग्नल को प्राप्त करता है। ठीक है, तो कौन सी ट्रांसमिशन मोड में ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही ब्लॉक का उपयोग करते हैं भाई? ऐसी कौन सी मोड होती है? वो होती है सिंक्रोनस मोड। ओके, इसके बाद में होती है कौन सी ट्रांसमिशन मोड दोनों तरफ स्वतंत्र ब्लॉक का उपयोग करती है? वो होती है अपनी एसिंक्रोनस मोड। ओके, इसके बाद में आता है डेटा ब्लॉक दर ब्लॉक प्रसारित करने के लिए किस ट्रांसमिशन मोड का उपयोग किया जाता है? यानी ब्लॉक दर ब्लॉक यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक अगर डेटा को हमें सेंड करना है तो कौन से ट्रांसमिशन मोड का यूज़ लेते हैं? वो होता है सिंक्रोनस। बस इनका नाम बना दिया है ना कि ये सिंक्रोनस है और ये एसिंक्रोनस है। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। Which transmission mode is used for data is transmitted block by block, है ना। ब्लॉक बाय ब्लॉक इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये कौन सा मोड है भाई? सिंक्रोनस मोड है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो
से याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए आप, है ना, जिससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, और वीडियो को फास्ट कर लीजिए। इसके बाद में आता है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होता है भाई, वायरलेस फिडेलिटी। ओके, इसके बाद में आते हैं, वायरलेस संचार में आईआर का पूर्ण रूप क्या है। आईआर का पूर्ण रूप क्या है, इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड क्या होता है भाई, अपने जो एक लाइट का स्पेक्ट्रम है ना, यानी सिग्नल्स का जो स्पेक्ट्रम है, जिसपे अपना जो रिमोट है, टीवी का रिमोट है, वो इंफ्रारेड पे ही काम करता है। अच्छा, इसके बाद में आता है, उपग्रह संचार विधि में आवर्ती रेंज क्या है, यानी कि इसको ज़रा इंग्लिश में देखें कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज सैटेलाइट इन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन मेथड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यानी कि हमारी जो भी एंटीना है वो डायरेक्ट टू सैटेलाइट कनेक्टेड है अगर, है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रखेंगे, वो भेजने की या रिसीव करने की, तो वो कौन से रखेंगे, 11 गीगाहर्ट्ज़ से 14 गीगाहर्ट्ज़ की उसकी रेंज रखते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं, हार्ट्ज़ में नापते हैं। अब किलो हार्ट्ज़, मेगा हार्ट्ज़, गीगा हार्ट्ज़, ये ऑप्शन ये तो आगे की बातें होती है, बाकी हार्ट्ज़ में नापते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद में आता है, उपग्रह संचार विधि की संचरण गति क्या है, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन स्पीड। ट्रांसमिशन स्पीड क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन मेथड की, वो देखिए अपनी होती है 1 Mbps से लेकर 10 Mbps तक। इससे हम उपग्रह का ट्रांसमिशन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में आती है AGP की फुल फॉर्म क्या है। AGP की वो होती है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। इसके बाद में आता है PCI के लिए किसे पेश किया गया था। PCI के लिए किसे पेश किया गया था, इंटेल ने किया था भाई। ठीक है, PCI के लिए किसे पेश किया गया था, इंटेल। ठीक है, और इसके बाद में आता है अपने निम्नलिखित में से कौन सा PCI उपकरणों का उदाहरण है। ठीक है, PCI उपकरणों का उदाहरण है वो क्या होते हैं, नेटवर्क कार्ड। ठीक है, नेटवर्क कार्ड। अच्छा, एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं PCI की। देखिए, PCI इंटेल ने बनाया था, पहली बात। ठीक है, अब PCI के माध्यम से हम क्या जान सकते हैं, PCI क्या होता है, एक बोर्ड होता है। आपने देखा होगा, अपने जब भी कंप्यूटर को खोलते हैं तो अपने को इस प्रकार के PCI के जो स्लॉट है वो दिखाई देते हैं। इसमें ये जो सबसे नीचे वाले होते हैं वो नॉर्मल PCI होते हैं। उसके बाद में ये जो येलो कलर का होता है वो PCI एक्सप्रेस करके होता है, और इंटू 16 ये सबसे फास्ट होता है, फिर ये छोटा वाला होता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे PCI के स्लॉट हमें हमारे कंप्यूटर में मिल जाते हैं, और उन सब की अलग अलग स्पीड होती है। अच्छा, PCI की फुल फॉर्म क्या होती है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, आप नीचे लिखा हुआ आप देख लीजिए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये PCI होते हैं। अच्छा, PCI के अंदर क्या क्या लग सकता है, PCI के अंदर देखिए USB लग सकता है ना। इसके अलावा PCI के अंदर अपन चाहे तो हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, PCI के अंदर साउंड कार्ड लगा सकते हैं, PCI के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें अपन PCI के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो नेटवर्क कार्ड भी इसी में लगा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से PCI उपकरण कौन सा है, यानी ऐसा कार्ड जो PCI स्लॉट में लग पाए, वो क्या होता है, नेटवर्क कार्ड होता है। इसके बाद में DVR कार्ड का, DVR की फुल फॉर्म पूछ ली भाई। DVR क्या होता है, ये होता है देखो, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ओके, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसके बाद में आता है IRQ का अर्थ क्या है, IRQ है ना, इसका होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्चुअल में देखो, इंटरप्ट जो होता है ना, वो होता है कि किसी के बीच में अगर कोई काम चल रहा है तो उसके बीच में व्यवधान उत्पन्न करना, उसी को इंटरप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये अपना, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, मान लीजिए ये अपना क्या है, CPU है, और यहाँ पे अपनी मान लीजिए हार्ड DVD ड्राइव है ना। ये इन दोनों में वही काम चल रहा है ना। दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बिठा के कोई DVD राइट कर रहे हैं, लेकिन बीच में किसी ने बटन दबा दिया, यानी कि हमने इंटरप्ट कर दिया, तो एक सिग्नल जाता है CPU के पास, है ना। वो क्या होता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है कि नहीं, इस काम को बीच में ही रोक दो, है ना। तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, इसके बाद में आता है भाई DMA। DMA का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है DMA का? वो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके बाद में आता है, देखो, कंप्यूटर बाह्य उपकरणों को कॉन्फ़िगर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के जो बाहरी उपकरण होते हैं उनको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? DIP स्विच का उपयोग किया जाता है। ये देखो DIP स्विचेस, है ना। इसको देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए DIP स्विच कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, छोटे छोटे करके आते हैं। इनमें सीधी सीधी अपने जो भी स्विचेस लग जाते हैं, या फिर ये ICs लग जाती है इसी के अंदर में, DIP स्विच के अंदर। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं अपने। इसके बाद में आते हैं अपने ISA का फुल फॉर्म क्या है? ISA होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ओके, इसके बाद में देखिए अगला जो है हम पेज लेते हैं, ये हो गया DIP हो गया, इंडस्ट्री आर्किटेक्चर। 15 नंबर पेज लेते हैं। इसके बाद में आता है, देखिए, पोस्ट, POST, पोस्ट। ओके, तो पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? क्या है भाई? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैंने आपको बता रखा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का उपयोग हम किस मतलब कंप्यूटर करता है, जब जैसे पहले स्टार्ट जब भी होता है कंप्यूटर, तो क्या होता है, वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, ये चेक करने के लिए कि सारे के सारे कंपोनेंट्स उसके वर्किंग में है कि नहीं है। ओके, इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, कौन से फ्यूलर के कारण है अगर आप बीप मोड की विधि में 5 बीप मिले, यानी इसको इंग्लिश में चेक करना पड़ेगा। फ्यूलर नहीं है, देखिए, विच वन इज़ ए फेलियर, है ना। क्वेश्चन देखो हिंदी में फिर से गलत आ गया है। विच वन इज़ ए फेलियर, क्या फेल हुआ है, कौन सा कंपोनेंट फेल हुआ है अगर आप 5 बीप सुनते हो किसके अंदर? अपने CPU से। अगर CPU के जो स्पीकर है उसमें से अगर आप 5 बीप सुनते हो तो क्या फेल हुआ है? तो ये क्या फेल होता है भाई? CMOS बैटरी, यानी कि CMOS बैटरी फेल हो चुकी है, आपको CMOS की बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी, है ना। इसके बाद में यदि 3 बीप सुनते हैं तो क्या होगा? तो क्या फेल हुआ है? वो होता है कीबोर्ड। ओके, उसके बाद में कंप्यूटर के लिए बीप कोड क्या है ना। बीप कोड क्या है? एक छोटी बीप, है ना, यही बात होती है। बीप मतलब टिक ऐसे बोल के रह जाता है, तो वो आवाज़, इससे हमें पता चल जाता है कि कंप्यूटर्स में क्या क्या एरर्स हैं, है ना। तो आपके पोस्ट कोड वाले चैप्टर में से इन क्वेश्चंस को लिया गया है। इसके बाद में आता है, कौन सी फेलियर है अगर आप बीप कोड में बीप दोहराता है ना। यानी इंग्लिश में अगर देख लें, अगर बीप एंडलेसली, यानी एकदम लगातार एंडलेसली अगर बीप हो रहा है तो क्या फेलियर हुआ है? यानी कि किसी ने रैम निकालनी है भैया, है ना। कोई रैम निकाल के ले गया है, या फिर रैम क्या होगी? फेल हो चुकी है, तो हमें
नई रैम लगानी पड़ेगी। तो देखिए, आप एक ICTSM के जो भी है टेक्नीशियन अगर बनेंगे तो आपको इन सब बातों को देखते ही मालूम चल जाना चाहिए कि क्या फेल हुआ है ना। आपके जो भी कंप्यूटर में जो भी बीप्स आती है उनको समझ के ही आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप उसको देख पाओगे कि कितने बीप्स के कारण दैट मीन्स क्या ख़राब हुआ है। ओके, ख़राब प्रोसेसर के लिए बीप कोड क्या है? ख़राब प्रोसेसर के लिए बीप कोड क्या है भाई? 7 बीप्स होती है। इसके बाद में पोस्ट एरर कोड का उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है भाई? पोस्ट एरर कोड का जो भी हार्डवेयर फेलियर हुआ है उसका निर्धारण करने के लिए, यानी पता लगाने के लिए कि कौन सा हार्डवेयर फेल हुआ है। इसके बाद में आता है कीबोर्ड केबल की कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का परीक्षण करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करते हैं? यानी कीबोर्ड की कंटिन्यूटी का पता लगाने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे, उसको कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे और उसको चेक कर लेंगे, है ना। जैसे अगर कंटिन्यू होगा तो उसमें डिजिटल मल्टीमीटर में बीप सुनाई देता है, आपको पता ही है। कंप्यूटर गतिविधि का पर्यवेक्षक किसे कहा जाता है ना, यानी कि विच इज़ कॉल्ड ए सुपरवाइज़र ऑफ ए कंप्यूटर एक्टिविटी। कंप्यूटर एक्टिविटी का सुपरवाइज़र कौन होता है भाई? यानी सारी एक्टिविटीज़ को कौन सुपरवाइज करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है। इसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सबसे पहला कदम? कि डाटा का बैकअप ले लो भैया, है ना। अगर आपने डेटा का बैकअप नहीं लिया और आपने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा दिया तो सबसे पहले वो क्या बोलता है कि मैं क्या आपके कंप्यूटर को वाइप कर दूं? तो आप बोल देते हो यस और खेल ख़त्म, है ना। यानी आपका सारा का सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद में आता है NTFS। NTFS क्या होता है? ये देखो एक फाइल सिस्टम है। मैंने आपको पहले बताया था कि फाइल सिस्टम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो एटलीस्ट 2 प्रकार के होते हैं जो हम विंडोज़ में देखते हैं। वो होता है, एक तो NTFS होता है जो आजकल चल रहा है, और इससे पुराना भी होता है, उसको बोलते हैं FAT32। और कुछ कुछ मोबाइल्स में केवल फैट दिखाई देता है ना। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो 2 तरह के सिस्टम है भाई। ये सिस्टम है क्या? किसी भी फाइल को रखने के लिए, किस में रखने के लिए? कंप्यूटर में रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि आपको क्लास में बैठने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि बेंचेस जो है वो इस तरह से ही रखी हुई होनी चाहिए, है ना। कहीं ऐसा नहीं कि कोई एकदम लास्ट चारों कोनों में बैठे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही कंप्यूटर्स में भी फाइल्स को जचाने के लिए, उनको सेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिनको कहते हैं फाइल सिस्टम, है ना। ये होते हैं जैसे FAT32 पुराना है और नया वाला NTFS सिस्टम है। इसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम कौन सा है? क्या प्राथमिक काम है? सबसे पहला काम ये करता है कि संसाधनों का प्रबंधन करता है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? देखो, रिसोर्सेज हो सकते हैं हमारे जैसे कि, अरे चल जा, हाँ देखिए, रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि DVD ड्राइव हो गई, फ्लॉपी ड्राइव हो गई, ठीक है। इसके अलावा अपने हो गया माउस हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। इन सब को अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? इन सब का मैनेजमेंट कौन करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए देखते हैं इसके आगे। यानी ये तो पेज हो गया है, ठीक है। इसके अगला पेज हम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या क्वेश्चन मिलता है हमें कि 64 बिट
64 बिट प्रोसेसर वाला विंडोज़ कौन सा है? 64 बिट प्रोसेसर वाला विंडोज़ कौन सा है? तो भाई ये है विंडोज़ एक्सपी। ओके, यानी कि इन ऑप्शंस में से 64 बिट वाला जो है वो विंडोज़ एक्सपी है, बाकी सब 32 बिट के हैं। ऑब्वियसली देखिए विंडोज़ 98 तो 32 बिट पे ही था। अब विंडोज़ एक्सपी भी 32 बिट पे ही चलता था, लेकिन लेटर ऑन क्या किया इंटेल ने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ एक्सपी का 64 बिट वाला वर्ज़न भी निकाला, जो कि 64 बिट के जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद था। इसलिए क्या हुआ कि वो कंप्यूटर जो 64 बिट पे थे वो इसको चलाने में सक्षम थे और बहुत अच्छा चलता था। कौन सी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क से मिलकर और पतली धातु से लेपित होती है? ऐसी एक डिस्क बताइए, कौन सी डिस्क होती है बताइए? वो होती है, देखिए वृत्ताकार होती है और क्या होती है, उस पर धातु लगी हुई होती है, यानी मेटल जो उस पर चढ़ा हुआ होता है वो होती है ऑप्टिकल डिस्क। यानी ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी होती है? सीडी होती है, डीवीडी होती है और एक ब्लू रे होती है, ब्लू रे। ठीक है, तो सीडी सबसे कम और डीवीडी सबसे उससे थोड़ी ज़्यादा और ब्लू रे उससे थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था ICTSM का, उसके अंदर इस डीवीडी या सीडी इन दोनों में इनका स्पेस भी पूछा गया था, सीडी और डीवीडी का। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए, है ना, ताकि आपको भी याद हो। और अगर नहीं मालूम है तो आप गूगल कीजिए और फिर उसको आप नीचे कमेंट कीजिए, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी। इसके बाद में आती है WORM। WORM का यानी वार्म ड्राइव जो होती है, यानी वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए राइट वंस और रीड मैनी टाइम्स, है ना, राइट वंस और रीड मैनी टाइम्स। ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो एक बार उसको राइट कर दें और फिर उसको बार बार हम रीड कर सकते हैं? ऐसी कौन सी होती है अभी चीज़? उसको कहते हैं CD और DVD। अच्छा, साथ ही साथ CD और DVD की फुल फॉर्म भी लिख दीजिए नीचे कमेंट्स के अंदर, है ना। देखो खाली CD यानी CDR जो होती है और DVD-R होती है यानी रिकॉर्डेबल, ये दोनों क्या होती है? वार्म डिस्क होती है। यानी एक बार इनको राइट कर दें, है ना, बाज़ार से खाली हम CD लेके आते हैं, DVD लेके आते हैं, इनको हमने एक बार राइट कर दिया, उसके बाद में हम उसको केवल रीड ही कर सकते हैं, दोबारा राइट नहीं कर सकते। अगर आपको दोबारा राइट करनी है तो आपको बाज़ार से ऐसी DVD लानी होगी जिस पे RW लिखा हुआ हो, यानी री राइटेबल DVD, री राइटेबल, है ना, वैसी लानी होगी। चलिए आगे का क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का उदाहरण है, फ्लॉपी डिस्क उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क क्या करती है भाई? तृतीयक भंडारण यानी तीसरा प्रकार का जो स्टोरेज है वो करती है, यानी कि टर्सरी स्टोरेज। ओके, चलिए अच्छा, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी था जो कि फ्लॉपी डिस्क पे चल सकता था, यानी जो इस फ्लॉपी डिस्क यानी डिस्क पे चल सकता था। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? वो होता है DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये विंडोज़ से भी पहले ये DOS चलता था। आजकल हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, एकदम काली काली सी स्क्रीन आती है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नए बच्चे हो तो ऑब्वियसली आपने कभी देखी नहीं होगी, है ना। चलिए तो ये अपनी होती है फ्लॉपी डिस्क, कुछ इस तरीके से होती थी, बहुत ही ज़्यादा कम इसमें डेटा स्टोर किया जाता था, है ना, और ऐसी कुछ दिखाई देती थी। ये दो साइजेस में आती थी, एक तो 3.5 आती थी, है ना, एक उससे भी थोड़ी बड़ी आती थी। अच्छा, तो इन फ्लॉपी डिस्क में हम क्या कर सकते थे? अपना कुछ डेटा 1.44 MB कुछ करके, है ना, आप ये डेटा सर्च कीजिए कि कितना डेटा, यहीं पे ऑल में जाओगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा हम स्टोर कर पाते थे, और वो आप नीचे कमेंट में लिखिए, है ना। ये आपके कुछ टास्क है छोटे मोटे,
जिससे आपको क्या होगा, इंगेजमेंट आपका अच्छा होगा पढ़ाई के अंदर, ठीक है। इसके बाद में तृतीय संग्रहण किसके साथ बनाया गया है, यानी टर्सरी जो स्टोरेज है वो किस लिए बनाया गया है, वो हटाने योग्य मीडिया है, यानी फ्लॉपी डिस्क को हम एकदम ऐसे निकाल सकते थे जैसे कि किसी टोस्टर को निकालते हैं। टोस्टर में जैसे ब्रेड सिक्के ऐसे उछलती है ना, सेम वैसे फ्लॉपी डिस्क से फ्लॉपी निकलती है। ओके, इसके बाद में आता है ड्राइव में SCSI की फुल फॉर्म क्या है भाई, क्या है SCSI की फुल फॉर्म होती है, वो होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ज़रा याद रखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में आती है जिप ड्राइव। अच्छा, जिप ड्राइव क्या होती थी भाई, वो भी कुछ फ्लॉपी डिस्क जैसी ही दिखाई देती थी। जिप ड्राइव का उदाहरण है, ठीक है। जिप ड्राइव क्या है भाई, एक हटाने योग्य डिस्क का भंडारण है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिप ड्राइव कैसी दिखाई देती थी। ये देख लीजिए, जिप ड्राइव कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। ये कम से कम 100 MB तक की भी होती थी, है ना, या इससे ऊपर की भी होती थी जनरली। तो ये वैसी ही होती थी जैसा कि ये देखिए 250 MB की, 750 MB की, है ना, 100 MB की, इस प्रकार की जिप ड्राइव्स होती थी। ये जिप ड्राइव्स फ्लॉपी के बाद में आई थी, लेकिन अफसोस इंडिया में नहीं आ सकी, है ना, ये जिप ड्राइव्स जो होती थी। अच्छा, जिप ड्राइव्स आने से पहले ही इंडिया में क्या आ गई, CD और DVD ड्राइव आ गई थी, तो यही फेमस हो गई थी। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसके बाद में आती है जिप ड्राइव आ गई। डिस्क पर फाइल को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा उपकरण है अभी, डिस्क पर फाइल को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा उपकरण है, ये है अपना फोल्डर। ओके, हैंग हो रहा है, ठीक है, चलिए, तो ये है फोल्डर। अच्छा, हम छोटे छोटे फोल्डर्स बनाकर कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे फोल्डर्स बनाकर फाइल्स को कैटेगरी वाइज व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि हमें आगे जाके परेशानी न हो। ओके, चुंबकीय डिस्क की सतह पर सतह को मैप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मैपिंग करने की प्रक्रिया को ही फॉर्मेटिंग कहते हैं, फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होती है, अपनी जो डिस्क है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये देखिए, जो यानी कि किसी भी डिस्क पर जब उसको फॉर्मेट किया जाता है तो डिस्क में कुछ ट्रैक्स और सेक्टर्स बन जाते हैं। तो ये जो एकदम आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, एकदम सर्किल्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो तो क्या हो गए, ट्रैक हो गए हैं, यानी पॉइंट ये जो B है ना, वो क्या है, ट्रैक है बहुत लंबा सा, जहाँ एक जगह से शुरू होकर पूरा लंबा घूम के दूसरा वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। हमें देखा होगा आपने, जैसे दौड़ के मैदान में भी पूरा ये ट्रैक होता है, वैसा ही ट्रैक होता है। अच्छा, इसके बाद में ये ट्रैक्स जो है फर्दर डिवाइडेड होता है कुछ सेक्टर्स में, है ना, तो ये वाले क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं भाई। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं। ओके, और इन सब को करने की जो तकनीक है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। एक बार किसी भी चीज़ को फॉर्मेट कर देने से उसका सारा डेटा ख़त्म हो जाता है और नए ट्रैक और सेक्टर्स बनते हैं। ओके, चलें अगले क्वेश्चन में। भंडारण यानी स्टोरेज उपकरणों में एक्सेस टाइम मापने की इकाई क्या है, एक्सेस टाइम किससे मापते हैं भाई, वो नापते हैं मिली सेकेंड्स में। अगला क्वेश्चन, किसी डिस्क में सबसे छोटी भंडारण क्षमता है, सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस या सबसे स्टोरेज की यूनिट, जो भी डिवाइस या डिस्क है वो कौन सी होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। मैंने पहले ही बताया था सबसे छोटी फ्लॉपी डिस्क होती है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो होती है जिप डिस्क, उससे थोड़ी बड़ी, है ना, और उसके बाद में आती है अपने कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, और उसके बाद में आती है हार्ड डिस्क आती है जो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद में आता है डेट ड्राइव। डेट ड्राइव का पूर्ण रूप क्या है ना, डेट ड्राइव क्या होती है भाई, डिजिटल ऑडियो टेप, डिजिटल ऑडियो टेप। डेट फाइल भी बनती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में .dat फाइल बनती है, डिजिटल ऑडियो टेप नाम की फाइल बनती है।
ये तब बनती थी जब भाई हम लोग, आपने देखा होगा जो कैसेटें चलती थी पुराने ज़माने में, उनको अगर मैं किसी कंप्यूटर में स्टोर करूं तो वो कौन सी फाइल यूज़ करते थे, .dat। ओके, ये फाइल यूज़ करते थे। इसके बाद में आती है चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप यानी जो अपन ने जो टेप देखी है, आमतौर पर प्लास्टिक रिबन के लिए किस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक रिबन के लिए किस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? वो होती है क्रोमियम डाइऑक्साइड। अब चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप क्या होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैग्नेटिक टेप भी। देखिए ये वाली कैसेट आपको याद है क्या, मैग्नेटिक टेप की कैसेट्स, जिसमें वो अपने छोटो सो मेरो मदन गोपाल है ना, जस्ट लाइक टाइप के सॉन्ग्स जो चलते थे वो इन्हीं टेप्स में चलते थे, और अपन इनमें बाज़ार में जाके इनमें गाने रिकॉर्ड करवा के लाते थे, है ना, और इसमें अपना जो अपनी आवाज़ भी इन्हीं में रिकॉर्ड हो जाती थी। अब इनमें जो ये फिल्म होती है ना, ये ब्लैक कलर की जो आपको फिल्म दिखाई दे रही है, इनका जो इन पर जो मटेरियल लगाया जाता है वो होता है अपने क्रोमियम डाइऑक्साइड। ओके, इसके बाद में आपने मैग्नेटिक डिस्क भी देखी होगी, उसमें डिस्क में क्या होता है, वो भी मैग्नेटिक ही होती है। वो आपने देखी होगी जो ये कराओके और जो यूज़ करते हैं, है ना, जो डीजेज यूज़ करते हैं, जो इस डिस्क को ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से हाथ से घुमा के, है ना, आपको स्टाइल मारते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड, क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है ये। और जो आपने जो कैसेटें देखी है ऐसी कलर की, है ना, इस प्रकार की, ये होती है मैग्नेटिक टेप होती है ये। ओके, चलिए अगले पेज में आते हैं हम। अगले पेज में हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन, डीएटी ड्राइव द्वारा किस रिकॉर्डिंग का प्रारूप का उपयोग किया जाता है? वो है डिजिटल डेटा भंडारण, यानी डिजिटल डेटा भंडारण। इंग्लिश में देख लेते हैं, यानी डीएटी ड्राइव, है ना, जिसमें वो कैसेट डलती है, वो कौन से फॉर्मेट का उपयोग करती है? वो होती है डिजिटल डेटा स्टोरेज का। ओके, फिर आती है एसएसडी ड्राइव, बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है, हालांकि इसके बाद में क्या आ चुकी है, मैंने आपको बताया था NVMe, है ना, NVMe SSD, NVMe SSD आ चुकी है। SSD का ही अगला रूप है ना, इसको क्या बोलते हैं, SSD को सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। आजकल हार्ड डिस्क की जगह यानी HDD की जगह किसका प्रयोग करने लगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव का प्रयोग करने लगे हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और SSD से भी ज़्यादा तेज़ किसकी होती है, NVMe की। कितनी होती है, 3500 Mbps, है ना, इतनी फास्ट इसकी स्पीड हो सकती है NVMe SSD की, जबकि हार्ड डिस्क की होती है मात्र 50 Mbps। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखना। इसके बाद में आती है दो तकनीकों को एक ड्राइव में कौन सी ड्राइव जोड़ती है? वो कौन सी ड्राइव होती है? देखो, आपको मान लीजिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो SSD में डालना है ना, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम तेज़ चले। ओके, और लेकिन आपको जो मेन डेटा है वो हार्ड डिस्क में डालना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें खरीदनी पड़ती है। क्या क्या खरीदना पड़ता है? एक तो आपको SSD खरीदनी पड़ेगी, है ना, जो जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, और एक आप हार्ड डिस्क खरीदोगे जिसमें आप क्या डालोगे, डेटा, है ना। तो लेकिन क्या ये दोनों एक ही ड्राइव में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, है ना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क और SSD दोनों मिक्स हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ओके, ये थोड़ी SSD से सस्ती आती है, लेकिन मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करूँगा कि आप अब हाइब्रिड ड्राइव को छोड़ दीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ SSD को भी छोड़ दीजिए। अब ज़माना आ गया है NVMe का, है ना, NVMe बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है CD-ROM किस प्रकार का है ना। CD-ROM क्या है भाई? CD-ROM, अरे
चुंबकीय रोम किस प्रकार का है? आंसर दे रखा है इसने बी, चुंबकीय डिस्क, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, ये है अपने ऑप्टिकल डिस्क है भैया, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस गलत भी है ना। लागत बिट के संदर्भ में सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस कौन सा है? सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस कौन सा है भाई? सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था इसकी जो भी फुल फॉर्म है। इसके बाद में आता है जिसे सहायक भंडारण भी कहा जाता है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। वो क्या होती है? ऑक्सिलरी स्टोरेज, है ना। वो क्या होती है भाई? माध्यमिक मेमोरी, है ना, माध्यमिक मेमोरी होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है। वो क्या होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। यानी ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, इसके बाद में आती है सीडी रोम। सीडी रोम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या भाई इसकी फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क, ये पहले ही बता चुका हूँ। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसके साथ में मैं आपको और चीज़ें भी बता देता हूँ सीडी के बारे में। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए CDR, इसका मतलब होता है रिकॉर्डेबल, यानी इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर आता है CDRW, ये होती है री राइटेबल, यानी इसको बार बार राइट किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद में आती है CDROM, ये होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये वो सीडीज़ होती है जो ओरिजिनल होती है, जो कंपनी से ही बनकर आती है। जिस टाइम सीडी या डीवीडी को बनाया गया था उसी टाइम में सीडी रोम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये ओरिजिनल गाने के जो डीवीडीज होती है या सीडीज़ होती है, इनको बोलते हैं। ओके, इसके बाद में आता है अपना अगला क्वेश्चन, सीडी रोम किस प्रकार का उपकरण है? किस प्रकार का उपकरण है भाई ये, है ना। ये एक स्टोरेज उपकरण है, न तो इनपुट है न आउटपुट मानेंगे इसको। ये क्या है? एक स्टोरेज का उपकरण है। अब आती है मोड, एमओडी ड्राइव। एमओडी ड्राइव का पूर्ण रूप क्या है भाई? ये है मैग्नेटो, यानी ये मैग्नेटिक भी होती है और ऑप्टिकल भी होती है, इस प्रकार की ड्राइव। ठीक है, एमओडी ड्राइव की आप फोटो अपने आप देख लेना। मेरे हिसाब से तो आपके ज़्यादा काम की नहीं है एमओडी ड्राइव, है ना। आजकल ऑब्सोलेट हो ही चुकी है और इंडिया में तो आई नहीं थी। मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क क्या है ना। ये मैग्नेट, ये जो एमओडी ड्राइव के अंदर जो डिस्क डलती है ना, उसी को ही मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। और ये किस प्रकार की डिस्क है? ये हटाई जा सकने वाली डिस्क है। तो कौन सी डिस्क है जो हटाई नहीं जा सकती? वो कौन सी होती है? HDD, ये हटाई नहीं जा सकती भाई। हालांकि ये भी क्या आती है, दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो इंटरनल HDD होती है ना, हार्ड डिस्क होती है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। एक होती है एक्सटर्नल HDD, उसको हम हटाया जा सकता है ना। वो USB से ऑपरेट होती है, तो वो भी बहुत अच्छी होती है वैसे। लेकिन मैं यही आपको वापस से रिकमेंड करूँगा, अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की लानी है तो आप उसकी बजाय एक्सटर्नल SSD लेके आइए। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजली के झटके के मामले में पहली कार्रवाई क्या करनी चाहिए? अब देखिए, जिस किसी को बिजली का झटका लग गया है ना, तो क्या करेंगे भाई? बटन चालू करके छोड़ देंगे? ऐसा नहीं, विद्युत शक्ति का स्विच बंद कर देंगे, यानी जहाँ से पावर आ रही है उसको बंद करेंगे, न कि जाके उसको छुड़ाने में लग जाएंगे। पता चले अपन जाके उसका हाथ पकड़ के छुड़ा रहे हैं तो, है ना, पूरी चेन बन जाएगी, लड़ी बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, उस तरफ दौड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, शक्ति की जांच करने के लिए किसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसी की पावर को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नियॉन टेस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विच डिवाइस इज यूज टू चेक पावर। ठीक है, तो ये हो गया अपने नियॉन टेस्टर।
ऑब्वियसली देखिए नियॉन टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर का तो उपयोग नहीं करें। क्रिम्पिंग टूल आपको पता ही है, लैंड टेस्टर होता है ना। सॉरी, क्रिम्पिंग टूल जो होता है वो क्या होता है, अपने लैन को पंच करने का टूल होता है। ओके, इसके बाद में आता है विद्युत का मुख्य संरक्षण कौन सा है, यानी कि इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज द विच वन इज द मेन प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी बोल दीजिए इसको। तो वो क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज ही क्या होता है, किसी भी उपकरण को खराब होने से बचा लेता है और खुद खराब हो जाता है। ठीक है, ये पहले पिघल जाता है उस ऑब्जेक्ट को या उस डिवाइस को खराब होने से पहले ही ये खुद पिघल जाता है। ओके, चलिए इसके बाद में आगे की बात करते हैं। आप सीपीयू हार्डवेयर को आंतरिक दोष से कैसे बचा सकते हैं? आप सीपीयू हार्डवेयर को आंतरिक दोष से कैसे बचा सकते हैं? वो होता है ईएसडी बैग से। ओके, अब ईएसडी है क्या, वो अपन देखते हैं। ईएसडी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ओके, तो किसी भी हार्डवेयर को अपन ईएसडी से बचा सकते हैं। देखें क्या इसको, यूट्यूब उस पर देख लेते हैं। ये देखिए, ईएसडी बैग्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जो किसी भी उपकरण जो होता है उसको, मेरे ख्याल से जो मॉइस्चर वगैरह है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनसे बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ ठीक है तो अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर सीपीयू में विद्युत करंट शॉक का क्या कारण है? क्या कारण होता है भाई कंप्यूटर शॉक का? ये होता है अपने अर्थिंग की समस्या। अगर सीपीयू या कंप्यूटर में अपने अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो हमें करंट आता ही आता है। आप देख लेना, आप कभी भी आप ज़मीन पे मतलब चप्पल वगैरह हटा के खड़े हो जाओ और किसी भी डेस्कटॉप पे आप अपने डेस्कटॉप को आप चेक करो तो अर्थिंग का करंट आपके आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर अर्थिंग नहीं कर रखी है इसलिए। अच्छा, कभी कभी लैपटॉप में भी आता है। खुद मेरा जो लैपटॉप है उसमें भी अर्थिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो आती है भाई, है ना। इसके बाद में आता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है भाई, क्या है लाइट पेन? ये क्या होता है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ना। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, लाइट पेन कुछ इस तरीके का होता था कि इस पे लाइट पेन से हम किस पे लिख सकते थे, सीआरटी मॉनिटर पे लिख सकते थे। ठीक है, और इस पे देखिए वायर लगा हुआ है जो कंप्यूटर के सीपीयू में जाता था, है ना। और इस पे एक छोटा सा इसके अंदर एक कैमरा लगा होता था जो पिक्सल्स को पहचान लेता था, फिर वो सिग्नल्स किसको भेजता था भाई, अपने इसको सीपीयू को भेजता था, है ना। तो इस प्रकार से लाइट पेन जो है वो काम करता है। ओके, इसके बाद में आता है अपना अगला क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस एनालॉग को डिजिटल इनपुट में बदलता है ना। कौन सा डिवाइस जो है वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, उसको डिजिटाइजर कहते हैं, है ना। एक आपने सेम क्वेश्चन देखा होगा, ए टू डी कन्वर्टर, वो भी क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, लेकिन वो एक साउंड कार्ड का कंपोनेंट है ना। और ये डिजिटाइजर अलग है। डिजिटाइजर में क्या होता है भाई, अपने जो भी हाथों से हम जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पे लिख देता है। अगर आपको डिजिटाइजर देखना है तो ज़रूर आप अमेज़ॉन पे जाके डिजिटाइजर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने कभी साइन करने गए होंगे ये लाइसेंस बनाने के लिए, तो आपने जो भी साइन किए होंगे ना वो डिजिटाइजर से ही करते हैं। जो आप नीचे लिखते हैं वो ऊपर साइन नीचे लिखा हुआ आ जाता है। ओके, इसके बाद में आता है डिजिटल सूचना का काम करने की प्रक्रिया के लिए कौन सी है? डिजिटल सूचना का काम करने की प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वन मीनिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन वर्क। डिजिटल इंफॉर्मेशन
वर्क को करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसी को ही डिजिटलीकरण कहते हैं। अपने देखो राजस्थान में सबसे ज़्यादा डिजिटलीकरण हुआ है ना। कांग्रेस के राज में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, हालांकि मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा, है ना। कौन सा एक डिजिटाइज़र का हिस्सा है ना, कौन सा एक डिजिटाइज़र का हिस्सा है, वो होता है स्टाइलस। देखिए मैं जिस पेन से आपको आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो भी एक प्रकार का स्टाइलस है ना। इससे आपन किसी भी स्क्रीन पर लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी होती है। अच्छा, स्टाइलस केवल ज़रूरी नहीं कि पेन ही हो, है ना। आप जो प्लॉटर जो होता है, या आप रेडियम की दुकान पे जाते हैं ना कुछ कटवाने के लिए, अपने जो रेडियम के जो नंबर्स है गाड़ी के पीछे लगने वाले, वो आप कटवाने के लिए जाते हो, तो उस पर भी क्या लगा होता है, स्टाइलस लगा होता है। और साथ ही साथ जैसे कि इसने बताया है, डिजिटाइज़र पे के आगे भी क्या लगा होता है, स्टाइलस लगा होता है, जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है बेसिकली। अच्छा, इसमें किसके पास डिजिटाइजिंग टैबलेट और एक स्टाइलस है, इनमें से किसके पास है, किसके पास है, डिजिटाइजर के पास है। ओके, इसके बाद में डिजिटल सिग्नल किसे कहा जाता है भाई, डिजिटल सिग्नल किसे कहा जाता है भाई, जहाँ पे 0 या 1 का उपयोग किया जाता है, यानी बाइनरी डिजिट्स का उपयोग किया जाता है, या तो 0 या 1, केवल 2 ही प्रकार के डिजिट्स का उपयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, डिजिटल सिग्नल कहते हैं, है ना। हार्ड डिस्क में प्राथमिक एक्टिव पार्टीशन के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, वो है एफ डिस्क का। ठीक है, एफ डिस्क का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच टूल इज यूज टू एक्टिव पार्टीशन एज ए प्राइमरी इन हार्ड डिस्क, है ना। उसके लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, एफ डिस्क का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है, आप ड्राइव के भीतर अटकी हुई सीडी को कैसे हटाते हैं भाई, कैसे हटाते हैं, मैनुअल इजेक्ट होल, मैनुअल इजेक्ट होल से आप सीडी ड्राइव में अगर आपकी सीडी फंस गई है तो उसको आप हटा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ किस प्रकार से होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। आपकी जो सीडी ड्राइव है उसके ऊपर ये देखिए होल के अंदर अपने कोई भी सेफ्टी पिन या फिर सिम इजेक्टर टूल डाल सकते हैं उसके अंदर, है ना। जैसे इसको आप डालेंगे वैसे ही क्या होगा, ये जो भी अगर फंसी हुई डीवीडी है वो बाहर निकल जाती है ना। तो कभी कभी जब ऐसा होता है कि डीवीडी अंदर फंस जाती है तो इसका उपयोग हम करते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, मैनुअल इजेक्ट होल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है अपनी कंप्यूटर की हार्डवेयर की समस्या की पहचान आप किससे करते हैं, किससे करते हैं भाई, वो करते हैं डिवाइस मैनेजर से, है ना। डिवाइस मैनेजर से मालूम चल जाता है कि किसी का ड्राइवर अपने पास मौजूद है कि नहीं है ना। इससे अपने इजीली काम हो जाता है ना। इसके बाद में आता है हार्ड डिस्क ड्राइवर्स में मास्टर जंपिंग क्या है, वो है प्राथमिक डिस्क। ठीक है, अगला पेज पे आते हैं। इसके बाद में आती है ड्राइव ए, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। ड्राइव ए, पहले देखो ड्राइव ए भी हुआ करती थी, है ना। इसके बाद में ड्राइव बी तो मैंने ज़्यादा कुछ कभी देखी नहीं। ड्राइव सी से स्टार्ट होता है लेटर। इसके बाद में ड्राइव ए जो होती थी ना वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी, और बी भी किसी न किसी के लिए तो यूज़ आती होगी। दैट्स वाई हम ड्राइव बी का शुरू नहीं करते, और हमारी जो हार्ड डिस्क है वो किससे स्टार्ट होती है, ड्राइव जो भी ड्राइव सी लेटर से स्टार्ट होती है, क्योंकि ए ड्राइव जो है वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। अच्छा, हार्डवेयर अपग्रेड करना क्या है, क्या है भाई, प्रदर्शन बढ़ाएं और तेज़ी से चलाएं, है ना। यानी कि आप मान लीजिए हार्डवेयर अपग्रेड, अगर इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर क्या है कंप्यूटर को फास्टर चलाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हार्डवेयर को अपग्रेड करेंगे। किस तरह करेंगे कि यानी कि आप हार्ड डिस्क को हटा के
आप SSD डाल देंगे या रैम को बढ़ा देंगे, है ना। तो ये इस तरीके से क्या होता है, हार्डवेयर अपडेट होता है, अपग्रेड होता है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होता है ना, क्या होता है भाई सॉफ्टवेयर अपग्रेड? वो होता है कोई भी सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कोई बग है पुराने, है ना, तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करता है, सॉफ्टवेयर के जो कंपनी है उसमें अपडेट्स निकालती है जिससे वो बग फिक्स हो जाते हैं। और क्या करते हैं, उसमें नए नए फीचर्स को डालने के लिए भी हम उसको अपडेट करते हैं। अब आता है बायोस में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले कौन सी की यानी कुंजी का उपयोग किया जाता है? या तो F2 दबाएंगे या डिलीट दबाएंगे, DEL यानी डिलीट। अच्छा देखिए, ज़्यादातर जो डेस्कटॉप होते हैं उसमें डिलीट ही दबाते हैं। अच्छा, इसके बाद में कुछ लैपटॉप्स में F2 दबाते हैं, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूं, लैपटॉप टू लैपटॉप या जिस भी कंपनी का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई अलग कंपनी का है तो हो सकता है वो F10 से F9 से इस प्रकार से भी वो बायोस खुले उसका, ठीक है। और कुछ कुछ का होता है, देखिए अब देखिए CMOS चेकसम एरर त्रुटि का कारण क्या है भाई कारण? बैटरी की खराबी। यानी चेकसम एरर तभी आती है जब क्या हो, उसकी बैटरी ख़राब हो, यानी हमें डेट और टाइम उसका हमेशा रीसेट किया हुआ ही दिखाई देता है। जब भी हम बार बार कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, है ना, तो उसका डेट और टाइम ख़राब हुआ दिखाया जाता है। तो दैट मीन्स क्या ख़राब है भाई? CMOS की बैटरी ख़राब है। तो हम उसको ड्राइव को खोलेंगे या लैपटॉप या जो भी डेस्कटॉप है उसको खोलेंगे, 20-30 रुपए की बैटरी आती है सेल वाली, उसको उस पर लगा देते हैं और अपना काम बन जाता है। ओके, चलिए अगला आता है मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल हो चुका है चेंज। ओके, मॉड्यूल नंबर 8 आ चुका है, उसका नाम है टैबलेट एंड स्मार्ट डिवाइसेस। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, वैसे थोड़ी और है, 2 पेजेस की और है, तो आप इसको फास्ट करके देख लेना, आपके पास और कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। अच्छा, विस्तार स्लॉट यानी एक्सपेंशन स्लॉट या इंटरफेस कार्ड को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ना? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद में आता है मदरबोर्ड को किस प्रकार के विस्तार यानी एक्सपेंशन का समर्थन करना चाहिए, है ना? किस प्रकार का करना चाहिए? IS से PCI AGP, है ना। PCI स्लॉट तो एक्सपेंशन स्लॉट होता ही है, उसमें हम किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन कर सकते हैं। यानी हमें हमारे मान लो कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं है तो साउंड कार्ड लगा सकते हैं, है ना, और उसमें SSD नहीं है तो SSD लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे लगा सकते हैं, ये सारे एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। इसके बाद में होते हैं मदरबोर्ड के प्रकार क्या हैं। क्या है भाई? ATX से क्या है मदरबोर्ड का प्रकार है। इसके बाद में आता है कंप्यूटर के प्रोसेसर में कौन समाहित है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या क्या चीज़ें होती है? क्या रैम होती है? अरे प्रोसेसर में, हाँ देखो, कंप्यूटर के प्रोसेसर में कौन सा समाहित है? थोड़ा सा गलत किया है, हिंदी का क्वेश्चन गलत है। विच इज़ कंटेन्ड विद इन द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या कंटेन होता है? गलत क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि प्रोसेसर जो होता है वो CPU के कौन से इसमें सिस्टम में लगा होता है ना। तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड के अंदर CPU लगा होता है या प्रोसेसर लगा होता है ना। तो न कि मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर लगा होता है, न कि प्रोसेसर के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है। ओके, तो आप ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब अगला क्वेश्चन आता है, किस डिवाइस में वेब और ईमेल एक्सेस विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसी विशेषताएं शामिल है? किस में शामिल है भाई? स्मार्टफोन में। हमें पता है स्मार्टफोन से आज हम मुझे पहले लगता था कि स्मार्टफोन से वीडियो एडिटिंग में कभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज देखो
आज आप जो भी वीडियो एडिटिंग करते हो वो स्मार्टफोन से ज़्यादा फास्ट कर पाते हो बजाय कि किसी कंप्यूटर के, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप स्मार्टफोन से आजकल कर पाते हो। इसके बाद में आता है उन्नत सुविधाओं और आम तौर पर सेलुलर फ़ोन के लिए कौन सा डिवाइस इनबिल्ट है, तो वो भी कौन सा होता है, स्मार्टफोन होता है। इसके बाद में आता है टैबलेट में इनपुट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो होता है डिजिटल पेन का। डिजिटल पेन के लिए टैबलेट में को अगर चलाना है तो डिजिटल पेन का उपयोग किया जाता है। ये पहले आते थे, आजकल ये फिंगर वाले आ गए हैं, तो टच स्क्रीन के लिए हम फिंगर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आता है टैबलेट पीसी का कौन सा हिस्सा है। टैबलेट पीसी का यानी कंप्यूटर का टैबलेट जो है वो कौन सा हिस्सा है, वो होता है टच स्क्रीन, है ना। यानी टच स्क्रीन क्या है, एक टैबलेट ही तो हुई, ठीक है। इसके बाद में आता है टैबलेट के लिए किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है, वो होती है लिथियम आयन बैटरी। देखिए मैंने आपको पहले बताया था लेड एसिड बैटरीज हट चुकी है ना, अब ज़माना आ गया है लिथियम आयन बैटरीज का। इसके बाद में जो नए जो अपने रेडमी के जो फ़ोन्स आ रहे हैं और आजकल जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें लिथियम आयन के बजाय लिथियम पॉलीमर बैटरी का भी उपयोग किया जाता है ना। तो ये लिथियम आयन से हटकर हम लिथियम पॉलीमर पे आ चुके हैं फ़िलहाल तो, लेकिन अपने आप में लिथियम आयन भी बहुत अच्छा चल रहा है आज के ज़माने में, ठीक है। इसके बाद में आता है टैबलेट पीसी में बिजली की खपत क्या है। क्या है भाई, वो होती है 15 से 30 वाट, ओके। फिर आता है टैबलेट पीसी में सामान्य स्क्रीन का आकार कितना होता है, वो होता है भाई 10 इंच का। तो टैबलेट पीसी 10 इंच तक की हो सकती है। इसके बाद में आता है स्मार्टफोन में कौन सा हिस्सा उपलब्ध है। वो होता है माइक्रोफोन। क्या क्वेश्चन है ये, विच पार्ट इज़ अवेलेबल फॉर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के लिए कौन सा पार्ट अवेलेबल होता है। माइक्रोफोन अवेलेबल होता है, उसके लिए कीपैड नहीं होता है क्योंकि वो टच स्क्रीन होता है, माउस टच स्क्रीन होता है, और प्रोजेक्टर भी नहीं होता क्योंकि प्रोजेक्टर तो होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अपना ये वाला पेज भी कंप्लीट हो चुका है और अपने केवल 2 पेज बचे हैं, वो जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। टैबलेट पीसी, टैबलेट पीसी ब्रांड कौन सा है। कौन सा ब्रांड है भाई जो टैबलेट पीसी के बारे में जानता है, मतलब जिसका टैबलेट पीसी है वो एप्पल है। इसके बाद में स्मार्टफोन का ब्रांड कौन सा है इनमें से, है ना। तो वन प्लस क्या स्मार्टफोन का ब्रांड है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो आपके तो मज़े ही हो जाएंगे। कौन सा उपतंत्र मोबाइल स्टेशन और स्विचिंग केंद्र के बीच रेडियो प्रसारण का प्रदान करता है, यानी कि इंग्लिश में देखते हैं विच सब स्टेशन, कौन सा सब स्टेशन प्रोवाइड करता है रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में, मोबाइल स्टेशन और स्विचिंग सेंटर के बीच में रेडियो ट्रांसमिशन कौन प्रोवाइड करता है, वो करता है नेटवर्क उप प्रणाली, यानी कि नेटवर्क सब सिस्टम, ओके। इसके बाद में आता है जो जीएसएम में स्विचिंग फंक्शन प्रदान करता है। जो जीएसएम में स्विचिंग फंक्शन प्रदान करता है वो होता है नेटवर्क और स्विचिंग सब स्टेशन, ओके। इसके बाद में आता है एंड्रॉयड के वर्जन्स का आना ही है, ये तो ऑब्वियसली हर साल एक क्वेश्चन लगभग आता ही है। ओएस का नाम क्या है जिसमें 4.1, 4.2, 4.3 शामिल है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है भाई, जेली बीन है ना। देखो एंड्रॉयड का जो भी जितने भी सिस्टम्स थे जो आए हैं वो किस पे आए हैं भाई, ABCD से चलते हुए आए हैं, है ना। ABCD, है ना, और GF, है ना, ABCDF, GHIJ जो भी है। जैसे कि O से बना है ओरियो, J से बना है जेली बीन, K से बना है किटकैट और L से बना है लॉलीपॉप, ठीक है। तो ये सारे जने इससे बने हैं। ओरियो मतलब 8 होता है, ये आप ध्यान रखना, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा जेली बीन क्या होता है, 4.3
है ना, जो भी 4 वाले हैं वो होते हैं। अच्छा, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? भाई ओपन सोर्स ऐसा होता है जिसकी जो सोर्स कोड होता है ना वो पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाता है, और ये बोलते हैं कि आप इस कोड का, जो भी कोड से ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, इसका उपयोग आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स कौन है भाई? एंड्रॉयड जो है वो क्या है? ओपन सोर्स है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है वो क्या है? वो क्लोज्ड सोर्स है ना, वो क्या है? क्लोज्ड सोर्स है, यानी कि उसका सोर्स कोड हमें मालूम नहीं है। इसके बाद में आता है मोबाइल फ़ोन ओएस कौन सा है? वो क्या है भाई? एंड्रॉयड है, ठीक है। इसके बाद में अगर एप्पल आईओएस भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप वही आंसर बोलोगे, ओके। इसके बाद में आता है आईओएस क्या है? आईओएस क्या है भाई? आईओएस क्या है? आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एप्पल के फ़ोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है ना वो क्या होता है? आईओएस होता है। जबकि जो बाकी सारे स्मार्टफोन्स में चलता है वो कौन सा होता है? आईओएस के बजाय वो चलता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर्स में क्या चलता है भाई? लाइनेक्स चलता है और विंडोज़ चलता है ना, 2 चलते हैं। अच्छा, इसके बाद में आता है आइसक्रीम सैंडविच। आइसक्रीम सैंडविच किसका भी संस्करण है? ये देखो, ये याद करने पड़ेंगे। आइसक्रीम सैंडविच है 4.0 का, तो आप गूगल पे जाके इसकी पूरी लिस्ट को आप याद कर लेना। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन को फ़ोन गैप विकसित करने के लिए कौन सी भाषाओं को जानना चाहिए? अगर आप फ़ोन गैप यानी एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं, उसको नई एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो आनी चाहिए? वो आनी चाहिए HTML आनी चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए और जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो इससे आप इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टूल कौन सा है? कौन सा है जो मोबाइल ऐप को डेवलप कर सकते हैं? वो है फ़ोन गैप, ठीक है। फ़ोन गैप एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम मोबाइल की ऐप्स को बना सकते हैं। हालांकि आजकल फ़ोन गैप वगैरह नहीं चलते हैं, आजकल चलता है एंड्रॉयड स्टूडियो करके चलता है, वो भी इसका गूगल के द्वारा दिया जाता है, जिससे एंड्रॉयड की ऐप्स बनती हैं, है ना। अब देखो स्मार्टफोन में आइसक्रीम सैंडविच क्या है? एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपको याद करनी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जो अपने है ना वर्जन्स है ना एंड्रॉयड के, वो सारे याद करने हैं, ओके। चलो, अपने मॉड्यूल नंबर 9 पे आ चुके हैं, लास्ट पेज है इस PDF का। मॉड्यूल नंबर 9 है इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र्स, ओके। तो इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र्स में अपन पहला क्वेश्चन जो देखते हैं कि www का पूर्ण रूप क्या है? क्या है भाई www का? वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। सिंपल है, सबको याद हो जाएगा। इसके बाद में आता है ISP। ISP का पूर्ण रूप क्या है भाई? वो है, देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऐसी कंपनी जो अपन को इंटरनेट देती है, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, है ना, वाई, आइडिया, जियो, ये सब क्या कहलाती है? ISP कहलाती है, यानी इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने वाले यानी देने वाले, ये ISP कहलाते हैं। इसके अलावा आता है अगला क्वेश्चन, देखिए, वेब ब्राउज़र कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउज़र है? ऑब्वियसली एडोब वगैरह कुछ नहीं है। गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है, जिससे हम वेब यानी इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ यानी उसको देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होगा एडोब रीडर जो होता है उसको PDF उसको देखने के लिए, PDF फाइल देखने के लिए। टैली क्या होता है? कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, कॉमर्स वाले यूज़ करते हैं। फोटोशॉप क्या होता है? अपने जो फ़ोटोज़ को एडिट करने का सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद में आता है HTTP की फुल फॉर्म क्या है? क्या है भी HTTP की फुल फॉर्म? ये होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी पे ही पूरा इंटरनेट काम करता है ज़्यादातर, है ना। इसके अलावा एक और अलग प्रोटोकॉल बताया था, वो बताया था FTP। FTP से हम फाइल भेज सकते हैं, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके।
इसके बाद में आता है वर्तमान में किस ब्राउज़र का बाज़ार में लगभग 22% हिस्सा है ना। 22% हिस्सा किसका है, मोजिला फायरफॉक्स का है, बाकी सारा तो गूगल क्रोम ले गया। ठीक है। सर्च इंजन कौन सा है भाई, इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन है, वो है अपना गूगल। गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। अगेन एडोब रीडर, फोटोशॉप, MS ऑफिस, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आंसर क्या होगा हमारा, गूगल एक सर्च इंजन है, यानी इससे हम सर्च कर सकते हैं कोई भी कंटेंट को। ठीक है। अब आता है इसके बाद में सर्च इंजन के लिए ऑपरेटिंग ऑर्डर क्या है। ऑपरेटिंग ऑर्डर क्या है सर्च इंजन का, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। यानी वेब क्रॉलिंग को देखिए, इंडेक्सिंग करता है कि कौन से कीवर्ड पे अपने कौन से कीवर्ड पे कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, तो वो पहले इंडेक्स करके रखता है उन सब चीज़ों को, और सर्चिंग करता है। ठीक है। इसके बाद में आता है ईमेल क्या है। क्या है भाई ईमेल, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। अब आता है BCC की फुल फॉर्म क्या है, पता ही है आपको। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आपको पता है BCC में क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है भाई, जिस भी मान लीजिए मैंने एक पर्सन है, मेरे ये मैं हूँ और ये मेरा मान लीजिए सीनियर है, मैंने इसको मेल में भेजा है। अगर मैं BCC में इन मेरे जो सीनियर है उसके भी सीनियर का ईमेल डाल दूं, तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस सीनियर को मालूम नहीं चलता कि ये बंदा भी इस मेल को देख रहा है, यानी मेरे से ऊपर वाला भी इस बंदा को देख इस जो इसने मुझे मेल किया है उसको देख रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी जो प्राप्त करता है उसको मालूम नहीं चलता कि ये ईमेल कोई और भी देख रहा है कि नहीं देख रहा। इसके बाद में आती है ईमेल भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, कंपोज करते हैं ईमेल भेजने के लिए। इसके बाद में आता है अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में CPI का पूर्ण रूप क्या है। CPI का पूर्ण रूप क्या है भाई, वो होता है क्लाउड प्रोवाइडर इंटरफेस। क्लाउड प्रोवाइडर इंटरफेस। कौन सा क्लाउड दो या अधिक क्लाउड्स की रचना है, दो या अधिक क्लाउड्स की रचना कौन सा है भाई, हाइब्रिड क्लाउड है। ओके। इसके बाद में आती है भारतीय संसद ने IT अधिनियम कब पारित किया था, कब पारित किया था, सन 2000 में। इसके बाद में ऑनलाइन हमलों और डिलीट और मेलवेयर से डेटा को सुरक्षित करने को क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है साइबर सुरक्षा। ओके, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी सेकंड नंबर की PDF के बारे में बात करेंगे, यानी इसके कुछ अगले मॉडल्स के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।